हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि हर्यक वंश के बारे में फुल डिटेल जो है अध्ययन ऑलरेडी हमने कर चुका है। और हमने उस वीडियो में बताया था कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन को क्या करते हैं वहाँ के लोग यानी मगध के लोग कि इन प्रतिहंता थे। प्रतिहंता वंश का तात्पर्य है कि ये सब जितने भी वंश थे अपने पिताओं का हत्या करके जो है राजा बनते थे। तो वहाँ की राजा ने क्या किया, उनको जो है हटाकर एक योग्य मात्र व्यक्ति थे जिनका नाम था शिशुनाग, उनको वहाँ का राजा बनाते हैं। तो शिशुनाग जब अपने गद्दी पे बैठते हैं तो अपने वंश का नाम ही रख देते हैं शिशुनाग वंश। आई होप आप समझ गए होंगे। तो शिशुनाग वंश में कौन राजा थे, मगध को लेकर क्या काम किए, यही सबसे प्रश्न बनते हैं। उन्हीं को हम लोग आप वीडियो में बराबर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं शिशुनाग वंश। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर्यक वंश को भी अच्छे से डिटेल किया और इसके बाद उसके पहले एक था बृहद्रथ वंश। और हर्यक वंश में कितने राजा थे हमने अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की बात, ठीक है, या तो नागवंश। अब क्या होता है कि भाई इनका क्या मुख्य रूप था, इसमें कौन कौन राजा होते हैं, इसके बाद कौन सा वंश आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक यही हैं, शिशुनाग ही हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग एक व्यक्ति थे जो योग्य थे और इन्हें जो है मगध के लोगों ने उसको गद्दी पर बैठाया था। उनका जो शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड था वो 412 बीसी से 394 बीसी के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। हालांकि ये बहुत टाइम पीरियड मायने नहीं रखता है, आगे चल के वही बहुत से समय आएंगे उनको ध्यान में रखना, इतना ध्यान नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि हम धीरे धीरे जो है ईसा मसीह के जन्म के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 25 लाख ईसा पूर्व से और धीरे धीरे हम लोग देखें आ रहे हैं 394 तक आ गए। तो समझ रहे हैं कि कहानी हम लोग को समझ में आ रही है। ठीक है, अब शिशुनाग वंश जो है था उसके संस्थापक शिशुनाग ही थे। उनका मुख्य काम का था, वो क्या किए कि एक राज्य था अवंती को जीत कर वो मगध में मिलाएं। क्योंकि देखिए वो समय 16 महाजनपद थे, तो कुछ लोग काम किए और सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, बिंबिसार और अजातशत्रु ने। इन्हीं के देखरेख में मगध का मान सम्मान उत्कर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अवंती को जीतकर शिशुनाग ने किस में मिला दिया, मगध में, क्योंकि मगध ही उस समय केंद्र हुआ करता था राज्यों का। ठीक है, तो मगध में जो बैठ गया वो पूरे भारत पर राज्य करता था उस समय में, जब हमारा प्राचीन इतिहास था तब। हाँ, उसने और काम का किया कि जो उनकी राजधानी थी, पहले का थी राजधानी पाटलिपुत्र। अभी तक जितने भी राजगृह पाटलिपुत्र जितने भी राजा हुए करते थे, चाहे हर्यक वंश हो चाहे बृहद्रथ वंश थे, जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपनी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र ही रखते थे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है यानी शिशुनाग ने काम का किया कि जो अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। वो राजधानी कहाँ रख दी है, वैशाली। आज भी देखते हैं कि बिहार में एक वैशाली जिला है, तो वैशाली के पास उन्हें अपनी राजधानी चेंज कर दिया शिशुनाग ने। और ऐसा कुछ नहीं काम किए हैं। अब काम तो हालांकि थोड़ा बहुत किए होंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्रश्न बने। तो शिशुनाग के बारे में बस इतनी सी जानकारी है तो भी बेस्ट है। और नॉर्मल से बस यही पूछा जाता है कि नागवंश या शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, तो शिशुनाग है। हाँ, इनका बेटा आता है जिनका नाम का होता है कालाशोक। अब ये गद्दी पर बैठेगा। इनका टाइम पीरियड का होता है, वहीं देख रहे हैं 394, तो 394 से 366 बीसी के बीच में कालाशोक गद्दी पड़ता है। ये बड़ा जो कालाशोक होता है ये बड़ा पावरफुल शक्तिशाली राजा होता है। और ये काम क्या करता है कि इसको कालाशोक को, आपको प्रश्न ये बनता है काला किस राजा को जो है काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो कालाशोक को। कालाशोक किस वंश का है, तो आपका उत्तर क्या होगा, शिशुनाग वंश का एक राजा था कालाशोक। शिशुनाग का एक तरह से पुत्र ही था कालाशोक, या काकवड़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो कालाशोक को। इसका मुख्य काम का था जो राजधानी थी, इसके पहले आप समझे जो नंदीवर्धन थे,
यानी शिशुनाग के पहले जो नंदीवर्धन थे, इसके पहले उदयन थे, अजातशत्रु, बिंबिसार, उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र थी। और इसके जो कालाशोक के जो पिता हैं वर्तमान में हम देखिए शिशुनाग, उन्होंने क्या किया कि राजधानी ही परिवर्तन कर दिए। तो राजधानी जब वो वैशाली लाए तो ये जो कालाशोक गद्दी पे बैठा तो पुनः क्या किया कि अपनी जो वैशाली राजधानी उस समय थी उसको पुनः कहाँ पे डाल दिया, पाटलिपुत्र में। तो एक काम ये किया कालाशोक ने। और क्या किया कि उस समय देखो बौद्ध, हमने बताया कि जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था तो 8वें वर्ष में ही जो महात्मा बुद्ध थे वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर गया था, मर गए थे। ठीक है, तो सम्मेलन होता था, बौद्धों का सम्मेलन होता था। तो जो कालाशोक था ये क्या किया कि द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ करवा दिया, वैशाली में करवाया। और वही यहाँ वैशाली में द्वितीय बौद्ध, याद कर ले है कि जो द्वितीय बौद्ध महासभा था वैशाली में करवाकर वैशाली को राजधानी हटाकर फिर पुनः किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र के राजधानी बना के वैशाली समय राजधानी रही, वही यहाँ क्या करा दिए, द्वितीय बौद्ध महासभा। यही तो द्वितीय बौद्ध महासभा है जिनमें किसी के कारणवश जो है बौद्ध जो है दो संप्रदायों में बट गए थे। ठीक है, अगर कहीं कहीं कहा जाता है कि क्योंकि कालाशोक के बारे में कहा जाता है कहीं कहीं 10 पुत्रों का उल्लेख होता है, यानी कि अब कालाशोक के बाद गद्दी पर शिशुनाग वंश में कौन बैठेगा। तो कहीं कहीं कालाशोक का इतिहास ये बताता है कि इनके जो 10 पुत्र थे कालाशोक को, काकवड़ को, वो कहीं कहीं एक साथ राज्य किए थे। ठीक है, उल्लेख मिलता है, लेकिन अब एक साथ किए थे कि नहीं किए थे। लेकिन इसके जस्ट बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है, तो इनके एक पुत्र थे जो कई नाम थे, 10 उल्लेख है, कहीं नहीं है। तो इनके जो पुत्र थे नंदीवर्धन। तो अगर हम बात करें नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन का बहुत ऐसा काम नहीं इतिहास में किया है कि बहुत ज़्यादा नाम हो या बहुत ज़्यादा प्रश्न बंदे। बस इतना है कि नंदीवर्धन ने गद्दी पर बैठा था और 366 BC से 344 BC तक वो गद्दी पर बैठा। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मगध एकदम शक्तिशाली हो जा रहा था। गद्दी पे बैठकर क्या करना है, कुछ ऐसा तो करेंगे नहीं। अभी आज भी देखिए ना आप, आज के दौर में अगर हम बात करें राजाओं की, तो पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो उस समय लोग काम करते थे। आज का है सब कुछ धीरे धीरे आप देखो प्रधानमंत्री की संख्या बढ़ने लगी। इसके पहले मनमोहन सिंह ने ढेर सारा काम कर दिया। अब काम कर, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में अब उतना काम बचा नहीं है। जो भी गद्दी पे बैठेगा सब कुछ क्या हमारे यहाँ नहीं है, रेलवे भी हो गया है, बताइए क्या नहीं है, हर एक चीज़ का। तो ऐसा कोई काम करने योग्य नहीं है। अब खाली क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, काम कम, धर्म के नाम पे जो है लड़ाना ज़्यादा हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई। तो वो तो ऐसे ही राजाओं में भी था। अभी जब हम नंद वंश की बात करेंगे आगे तो वहाँ भी बताएंगे कि भाई कुछ ऐसे राजा होते हैं जो महंगाई पर ढेर सारी बात कर लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। तो नंदीवर्धन कौन था, नंदीवर्धन कालाशोक का पुत्र था। और नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदीन के नाम से भी ये जाने जाते थे, नंदीवर्धन। ठीक है, अब नंदीवर्धन आ गए। अब नंदीवर्धन भी जो है बड़ा वो किस्म का आदमी हो गया, आलसी जी के कहले भाई सब बनल बनावल है तो आलसी तो हो ही जाएगा। वो आलसी हो गया तो वहाँ के एक पुत्र थे। अब देखो आलसी हो गए तो वहाँ के जो मंत्री हुआ करते थे बड़ा उनको गुस्सा हुआ करता था कि यार एकदम आलसी हुआ, कुछ कहीं लड़ाई फड़ाई होता तो कुछ नहीं, मतलब नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन को अंत में क्या होता है कि एक शूद्रदासी पुत्र होता है, वो नंदीवर्धन की हत्या कर कर जो है वो खुद ही गद्दी पर बैठता है। तो अंतिम शासक कौन होता है, नंदीवर्धन। इसके बाद उसकी जब हत्या नंदीवर्धन का कौन करता है, तो महानंदीन का हत्या करता है एक शूद्रदासी पुत्र थे। अब देखा, अभी तक जब तक हम वैदिक सभ्यता पढ़ाए उनमें हमने क्या बताया कि भाई बताओ, सबसे टॉप 10 पे ब्राह्मण जाति को रखा जाता था, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, फिर वैश्य होते थे। वैश्य का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि जो व्यापारी लोग होते थे उसको हम लोग वैश्य कहते थे। एक शूद्र होते थे,
तीनों लोग की सेवा करने वाले। पहली बार गद्दी पर बैठेगा शूद्र, जिसको हम पहले बार बार कर रहे थे। शूद्र का मतलब लोग उस समय उसे चंडाल को बुलाते थे। उनको उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। अब यूँ समझो कि जब पहली बार कोई व्यक्ति बैठेगा गद्दी पर तो वो क्या करेगा। यही आज के दौर में भी हुआ है। पहली बार कोई ऐसा नेता गद्दी पर बैठा है जो धार्मिक बातें कर रहा है, केवल धर्म की बात कर रहा है। तो यही बताओ कि उस समय जब ये शूद्र दासी का पुत्र बैठेगा गद्दी पर तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। आज भी अगर देखा, आज भी मुसलमान ये सोच रहे हैं कि अगर बड़े ओहदे पर अगर मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति भी मुसलमान, हालांकि मुसलमान हम हर मुसलमान को नहीं कहते हैं, जिस तरह आज का माहौल है सब जानते हैं। चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे वो न्यूज़ का चैनल हो, कुछ भी हो, सब लोग को पता है कि आज का दौर में महंगाई कहाँ गई, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। साथ में जो है, साथ में देखो चलिए उसकी बात छोड़ दो, नेतागिरी की बात करेंगे तो हमारा सिलेबस छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो शूद्रदासी पुत्र थे महापद्मानंद। महापद्मानंद इन्होंने क्या किया, इस वंश का खात्मा हुआ शिशुनाग का, और गद्दी पर महानंदी को क्या किया, हत्या हो गया। शूद्रदासी पुत्र कौन बैठा, महापद्मानंद किस पे बैठ गए, मगध पे। अब वो शूद्र जाति के हैं तो महापद्मानंद में कहा जाता है जो नंद वंश आता है। तो आई आप कोरिलेट कर लिए होंगे कि पहले हमने क्या पढ़ाया, बृहद्रथ वंश, या अगर हम दूसरे बात करें तो कौन था, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, इसके बाद कौन आ गया, शिशुनाग आ गए। शिशुनाग वंश आया तो शिशुनाग का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन, उसकी जो है हत्या करवाकर जो है कौन बैठते हैं, महापद्मानंद। अब वो जब बैठते हैं महापद्मानंद तो अपने वंश का नाम ही क्या रख देते हैं, नंद वंश। और पुराणों और जो अष्टाध्यायी में जो पाणिनि अष्टाध्यायी लिखे थे उनमें प्रमाण मिलता है कि नंद वंश में मात्र 9 ही राजा थे जिन्होंने जो है राज किया है। तो इसीलिए नंद वंश को नौ नंद के नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश को 9 नंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो महापद्मानंद थे वो पूरे मगध का अब तक का, अगर हम बात करें पूरे मगध का अब तक का सबसे शक्तिशाली अगर राजा उभर के उठते हैं तो महापद्मानंद उठते हैं। महापद्मानंद शूद्रदासी के पुत्र थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वो पहले तो संकल्प ले लिए सर्व क्षत्रात्मक, यानी जितने भी क्षत्रिय हैं उनका नाश करने का उन्हें ठान लिया। और उसको जो महापद्मानंद थे, क्षत्रिय का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, उस दौर में 4 ही वर्ण व्यवस्था थी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। अब जो सबसे छोटा शूद्र होता था उस दौर में, अब उस गद्दी पे बैठा, उसका नाम क्या था, महापद्मानंद। और जब वो गद्दी पे बैठेगा तो पहले तो उसका थोड़ा सा टाइटल समझ लेते हैं कि उसने कसम खा लिया कि हम क्षत्रियों का नाश कर देंगे। इसीलिए महापद्मानंद को भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। भार्गव का मतलब कि दूसरे परशुराम का अवतार किसे माना जाता था, परशुराम। आप देखे होंगे वही परशुराम है, वो भी जो है देवी देवताओं में क्षत्रियों को नाश करने का संकल्प लेते हैं। परशुराम और लक्ष्मण संवाद आप देखते हैं तो कितना ऐसा लगता है कि ताकत अंदर से आ रही है। लेकिन चलिए हम भार्गव की बात कर लेते हैं। भार्गव का तात्पर्य यहाँ पे होता है कि दूसरे परशुराम का अवतार किसे माना जाता है। तो कभी प्रश्न ही पूछ दे कि ये बताइए जो है महापद्मानंद या तो कौन से राजा को भार्गव की उपाधि दी गई, तो जवाब क्या होगा, महापद्मानंद। भार्गव का अर्थ होता है कि परशुराम का दूसरा अवतार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भार्गव। हाँ, अब उसने क्या किया, देखिए उस समय इतनी इसके पास सेना थी, उसने महापद्मानंद ने तो नाश जो किया क्षत्रियों का, लेकिन उन्होंने कलिंग की विजय भी प्राप्त की। कलिंग का है, कलिंग उस दौर में कौन, कलिंग का मतलब एक क्षेत्र था, और एक क्षेत्र आज का वो बड़ा अजीब है। आज हम बात करेंगे वो कलिंग, आज के क्षेत्र में उसको उड़ीसा कहते हैं। अभी आप सुन ही रहे होंगे कि ये उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना घटी और एक साथ में जो है 3 ट्रेन टकरा गई। तो जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था उसको हम लोग कलिंग बोलते थे, और कलिंग का विजय प्राप्त किए।
कौन? महापद्मानंद। तो प्रश्न बहुत पूछता है कलिंग का विजय, क्योंकि कलिंग के जो राजा ओजा होते थे बड़ा शक्तिशाली होते थे, तो उसकी जो विजय प्राप्त करता था ना, तो ऐसा लगता है वो पूरे भारत का विजय प्राप्त कर लेता था। ठीक है, तो विजय, कलिंग के विजय देखो 2 व्यक्ति प्राप्त किए हैं। एक तो अभी हम बात कर रहे हैं नंद वंश के महापद्मानंद थे, उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त किया, और दूसरे हमारे एक व्यक्ति थे सम्राट अशोक। यहीं कलिंग के विजय के बाद उनका दिल हृदय जो है ये गवाही करने लगा कि हम पाप कर रहे हैं, वो बौद्धिस्ट हो गए। वहीं से सारे, जब हम अशोक की बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कलिंग की विजय प्राप्त की है। पहले इनका नाम क्या था? महापद्मानंद, एक पहली बार कलिंग का विजय प्राप्त किए थे। अब होगा कि कलिंग पे लड़ाई क्यों होती थी, तो कहीं प्रमाण मिलता है कि जो कलिंग की हाथियों, बड़ा सुंदर हाथी होती थी, उनके लिए लड़ाई होती थी। और कहीं पे जो बात है इसका ये प्रमाण मिलता है कि भाई व्यापार के दृष्टि से जो है बहुत, उड़ीसा एक राज्य ऐसा था जो कि व्यापार की दृष्टि से हर राज्य में के लिए हैं, क्योंकि राजस्व भी तो आना चाहिए, आसपास को मिलाने का काम ही तो होता है राजाओं का। तो कलिंग का विजय किसने किया था इसका प्रमाण भी मिलता है। और कलिंग एक शासक थे खारवेल, उन्होंने अपनी जो है एक अभिलेख था जिनका नाम था हाथी गुम्बा अभिलेख में ये बात कहा है कि जो है हाथी गुम्बा अभिलेख में ये बात कहा है कि कलिंग का विजय किसने प्राप्त किया था, तो महापद्मानंद ने। और यही अभिलेख है, हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल द्वारा खुदवाया गया था। वहीं में सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। तो कभी प्रश्न ऐसा बनता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है, तो जवाब वो क्या होगा? खारवेल द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो महापद्मानंद थे वो एकराट की उपाधि धारण किए थे। देखिए, एकराट की उपाधि धारण करने का तात्पर्य क्या होता है कि उस दौर में दिशा और क्षेत्र, 2 बात देखिएगी, दिशा और क्षेत्र के आधार पर राजाओं की उपाधि थी। अगर हम बात करेंगे, अगर हम इधर से तो बना लेते हैं यहाँ पे ये को यहाँ पे ही बना लेते हैं बीच में, ऐसे आपको पता हो गया 4 दिशाएं हो गए, क्योंकि एकराट की उपाधि धारण करने का तो आपको समझ में तो आना चाहिए। उस समय दिशा और क्षेत्र के आधार पर जो पूरब वाले राजा होते थे, पूरब वाले, उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? सम्राट। तो आपने सुना जिसके आगे सम्राट लग गया तो जान जाओ कि पूर्व वाले राजा होते थे, सम्राट अशोक। और जो पश्चिम वाले होते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? स्वराट। और जो एकदम उत्तर वाले होते थे, और दक्षिण वाले को सबको पता है कि को भोज बोला जाता था। दक्षिण वाले को क्या बोला जाता था? भोज। ऊपर वाले को विराट बोला जाता था। अब कैसे याद करबे कि जो विराट जो राजा होते थे ना, उस दौर की हम बात बता रहे हैं। और जो देखो पूरब वाले जो राजा होते थे अपने आप में उसको सम्राट, और उसके बाद पश्चिम वाले को स्वराट, और ऊपर वाले के मतलब उत्तर में विराट, जानता है हिमालय विराट हो, तो उसे याद रख ले कि उस समय के जो राजा रहे वो जो उत्तर वाले थे उसको विराट, और दक्षिण वाले के जनता है राजा भोज, गंगू तेली गीत भी सुन ले होगा, तो याद कर ले कि जो दक्षिण वाले राजा होते उनको भोज, लेकिन जो चारों दिशाओं में अपना वर्चस्व फैलाए थे उन्हें कहा जाता था एकराट। तो एकराट की उपाधि धारण करने वाला कौन व्यक्ति प्रथम थे? तो महापद्मानंद थे। तो यहीं पे बात कहा गया है कि एकराट की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? महापद्मानंद। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे थे, चाहे वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, और जो भी व्यक्ति थे। अभी देखिए शिशुनाग वंश में जो अवंती राज्य था उसको मिलाने का काम किसका आता है? शिशुनाग का होता है। तो कहीं ना कहीं मगध को जो है बढ़ाने का काम जितने लोग भी किए, लेकिन धीरे धीरे किए, लेकिन एक व्यक्ति थे महापद्मानंद, उन्होंने कहा किया कि सबको जीत ले। तो कलिंग के भी विजय कर लिए, तो उन्हें किसकी उपाधि हो गई? उनके एकराट की उपाधि धारण कर ली। एकराट का मतलब चारों दिशाओं में वर्चस्व फैलाने वाला, विजय प्राप्त करने वाले को हम लोग क्या कहते थे? एकराट। ठीक है, तो एकराट को उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो महापद्मानंद थे। आप आगे चल के देखबे, एक किताब थी पाणिनि द्वारा रचित थी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कहीं ना कहीं व्याकरण की भी किताब है और कहीं कहीं इतिहास भी बताता है। अष्टाध्यायी में ये बताया गया है कि जो महापद्मानंद थे उनके पास एक विशाल सेना थी,
देखा, जिसके पास विशाल सेना होगा वहीं तो एक राट की उपाधि धारण करेगा। अब बताओ सेना का थोड़ा सा उनके पाणनी के अनुसार जो है क्या बताया गया है कि बताओ अश्वारोही 20,000 इकाई दाए सैकड़ा हजार 10,000 20,000 खाली घोड़ा पर जौन बा लड़े वाले सैनिक थे। हाँ 2 लाख पैदल सेना, 2 लाख आदमी। राजा उस समय तो बम तो रहल नहीं कि पटक देला 2 लाख खत्म। उस समय लड़ाई जो चलती थी तो कई दिन तक चलती थी। 2 लाख सेना, वो पैदल सेना, और बतावा कम से कम 2,000 के प्लस जौन बा 4 घोड़ों वाला रथ लड़ाई लड़े बदे, 3,000 से अधिक हाथी लेके जब महापद्मानंद की इतना जब विराट सेना थी तो कोई टक्कर लेगा? नहीं ले सकता। तो फिर इसके बाद उस समय फिर भाई ये 9 वंश है तो महापद्मानंद का तो ऐसा आएंगी, अमर तो हो नहीं गए विराट की उपाधि धारण करके, ये भी मरेंगे। मरते मरते जो है इस नंद वंश में 9 राजा होते थे, और बीच के राजाओं का उल्लेख जो है मिलता भी है नहीं भी मिलता है, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप एक एक राजा का उल्लेख पढ़बा तो खाली प्राचीन इतिहास पढ़ने में तुम्हें 5 साल लग जाएगा। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। और फिर परीक्षा की दृष्टि से अब हम बात करते हैं जो अंतिम राजा हुआ करता था नंद वंश में, उसका 9वां राजा, 9 ही राजा थे तो अंतिम राजा को या 9वां राजा नंदवंश में कौन था? घनानंद था। अब घनानंद ने क्या किया, देखो घना चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से सीरियल भी आप लोग देखे होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद ने क्या किया, उस राज्य में जो कर था टैक्स इतना अधिक बढ़ा दिया कि लोगों में जो है बड़ी समस्या हो गई, बड़ी महंगाई, बड़ा अत्याचार होने लगा कर को लेकर। आज भी देखा था हम, हालांकि ये नहीं कि देखो टीचर लोग जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं वो हमेशा सरकार के विपक्ष में ही होंगे, ये आप थोड़ा सा कोरिलेट करिए। और कुछ लोग होंगे जिनके पास ये वीडियो जाएगा तो उन्हें लगेगा कि आप जो है बार बार जो है सरकार को ही घेर लेते हैं, तो हम लोग विपक्ष में हैं। आज भी देखा जीएसटी, महंगाई कहाँ लेके जाते हो, तो वो दौर में घनानंद हो गए थे, एक नंदवंश के राजा थे घनानंद, उन्होंने भी क्या किया कि इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए, कर लेना स्टार्ट किए कि जनता त्रस्त हो गई। और ये काम का किए जो घनानंद थे, और यहीं के जो प्रधानमंत्री हुए थे चाणक्य, घनानंद के दरबार में ही जो है मंत्री हुआ करते थे चाणक्य। और चाणक्य को ये अपमान कर दिया घनानंद, और चाणक्य का कर लें अपन जो चुंडी रखे थे उसको बांध लिए कि अब जब तक तुम्हारे सबकुल नष्ट नहीं कर देंगे, तुम्हारा ये नंद वंश ही नष्ट नहीं कर देंगे, तुम्हारी खानदान को ही ख़त्म कर देंगे, तब तक जो है हम नहीं जाएंगे। तो वैसे ही जौन बाटा जब दरबार से बाहर निकाल कर, भाई राजा कहाँ रहे वहाँ पे, भाई जब भी राजा कहाँ रहता, राजधानी में, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली, मगध सब बिहार हल। वहीं बिहार से जब विंध्य के पहाड़ियों तर गए तो 1,000 पौड़ उस समय मुद्रा के काम करते रहे। 1,000 पौड़ से एक व्यक्ति खरीदे, एक छोटा सा बालक था, एक खेल खेल रहा था, उसको वहाँ से खरीद कर उसको कहाँ लेके गए? तक्षशिला। कहाँ पड़ता है? गंधार। गंधार का मतलब वर्तमान में तक्षशिला हम देखते हैं तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वहाँ पे गए, उसको शिक्षा दीक्षा दिए, और फिर अंत में क्या करता है, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य, छोटा सा जो बालक खरीदते हैं उन्हीं का नाम का होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तो हम बाद में बताएंगे। और घनानंद की हत्या कर कर गद्दी पर कौन बैठ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहाँ से स्टार्ट होता है मौर्य वंश, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अब गद्दी बैठेगा तो अपने वंश का नाम ही क्या रख देगा? मौर्य वंश। ठीक है, आई होप अब हम क्या करेंगे, जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे स्पेशल मौर्य वंश के बारे में, कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। तो ऐसे पता ही चल गया चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का योगदान था। मौर्य वंश के बाद कौन कौन आए, उनकी क्या कहानी है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसका फुल डिटेल जो है हम इस वीडियो का अगले आने वाले वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए कि इस चैनल पर एमएससी कैंपस पे इतिहास को 0 लेवल से हम लोग इतनी प्लेलिस्ट बना दिया गया कि पूरा सिलेबस
पढ़ाया जा रहा है कहाँ पर, MSc कैंपस पर। लोगों को ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।